हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं आज 1 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले आज के सवाल। हाँ, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि वीडियो लाइक ज़रूर कर दो मेरे दोस्तों। 1 लाइक है। आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हो, मतलब क्या दिक्कत है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, लेकिन लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द नीलगिरी फ्लाई कैचर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीलगिरी फ्लाई कैचर कल मैंने आपको पढ़ाया था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दीज आर एंडेमिक टू द सदर्न वेस्टर्न घाट्स एंड कन्फाइंड टू हायर एलिवेशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज एज पर द आईयूसीएन रेड लिस्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 इज 6:6:6 यानी 6:6:6 स्ट्रेटेजी जो है ये रिसेंटली न्यूज में थी। आपको बताना है कि क्यों ये है, किसके रिलेटेड है। और ये ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज टीबी एलिमिनेशन, सेकंड इज स्पेस मिशंस, थर्ड इज रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया, फोर्थ इज स्कूल एजुकेशन। तो 6:6:6 स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 3 इज बाबिल मंडेब स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। बाबिल मंडेब इनमें से किसको कनेक्ट करता है? फर्स्ट इज अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, सेकंड इज रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन, थर्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड करीबियन सी, एंड फोर्थ इज द आयरिश सी एंड द अटलांटिक ओशन। तो ये 3 सवाल आज के हैं। आंसर्स तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में आपका अटेम्प्ट दिखना चाहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे एंड यू विल टेल मी कि हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, मतलब 3 में से कितने आपके सही थे, ठीक है ना। तो पहला सवाल जो मैंने पूछा नीलगिरी फ्लाई कैचर का, जो मैं कल पहले पढ़ाया था आपको, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ाए थे। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये लीस्ट कंसर्न है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा 6:6:6 स्ट्रेटेजी, तो एक्चुअली ये रिलेटेड है अनीमिया, रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया, तो आंसर विल बी सी। एंड तीसरा सवाल था बाबिल मंडेब, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी, इस पार्ट को कनेक्ट करता है बाबिल मंडेब, तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस। 6:6:6 स्ट्रेटेजी जो है वो अनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत है, जिसका मतलब है 6 एज ग्रुप्स, 6 इंटरवेंशंस एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। क्या है? 6 एज ग्रुप्स, 6 इंटरवेंशंस एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। तो ये इसको याद रखना है। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन है, हाउ कैन द हेल्थ सर्विसेज एंड देयर एक्सेस बी इंप्रूव्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हेल्थ सर्विसेज को, देखो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ पे ट्रिकी क्यों हो जाता है कई बार कि क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड ऐड रहता है, वो अपन मेंस आंसर राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा सवाल है, हाउ कैन द हेल्थ सर्विसेज एंड देयर एक्सेस बी इंप्रूव्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। मतलब सिर्फ हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने की बात नहीं कर रहा है कि किस तरीके से करेंगे, उनकी एक्सेस को किस तरीके से, मतलब कि एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे। तो दोनों पार्ट आपको लिखने पड़ेंगे कि आपको पहले बताना है कि रूरल अर्बन एरियाज में आप हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव कैसे करोगे और उनकी एक्सेस कैसे मेक श्योर करोगे। तो इसके ऊपर भी ये सवाल है, ये पॉइंट्स आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या आप ग्रुप जो टेलीग्राम में बना हुआ है उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मूव करते न्यूज में, एक इंपॉर्टेंट न्यूज दूसरे न्यूज़पेपर्स की है, तो मैं पहले वो बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उसने अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल GGW इनिशिएटिव, याद रखिएगा ये GS3 की नोट्स में आप लोग ऐड कर दीजिए इन्वायरमेंट वाले पार्ट में। अफ्रीका का एक इनिशिएटिव है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, और उसको बहुत ही ज्यादा तारीफ मिल रही है फाओ के द्वारा, ठीक है ना। अब ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हुआ था 2007 में। दैट वाज स्टार्टेड इन 2007 बाय द अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ने ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव 2007 में स्टार्ट किया था। उसका एम क्या था? टू रीस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड, to restore 100 million hectares of degraded land, sequester 250 million tons of carbon, मतलब कि 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन को सीक्वेस्ट करना, यानी कि उसको सिंक कर लेना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, एंड क्रिएट 10 मिलियन जॉब्स फॉर द पीपल इन द सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका बाय 2030, है ना। तो सहेल रीजन जो अफ्रीका का है उसमें लगभग 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना। याद रखना, 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना, 250 मिलियन टन्स कार्बन को सीक्वेस्टर करना, एंड 10 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना बाय 2030। सहेल रीजन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, जैसे जब आप अफ्रीका का इस तरीके से वो देखेंगे, ठीक है ना, अफ्रीका का जब आप देखेंगे, बहुत अच्छा तो मैंने बनाया नहीं यहाँ पे,
है ना, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड, इट्स नॉट, क्योंकि अफ्रीका बिल्कुल ऐसा चलता है मैप में से। तो ये अगर ये सहारा रीजन है, सपोज करो दिस इज द सहारा रीजन, एंड सहारा के नीचे जितने भी कंट्रीज आती हैं, चाहे वो कॉन्गो हो गई, इधर इधर बीच में कॉन्गो के नीचे आती है अफ्रीका, सहारा के नीचे कुछ और कंट्रीज हैं जो कि आती है, डीआरसी वाला कुछ पार्ट आता है ना, नाइजर का कुछ पार्ट आता है। ये कंट्रीज जो है ये सहेल रीजन में आती हैं। सहारा के जस्ट नीचे का जो पार्ट है, सहारा आप मैप खोल लीजिए, सहारा डेजर्ट से जुड़ा हुआ जस्ट नीचे का जो पार्ट है उसकी कंट्रीज सहेल रीजन की पार्ट कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जीजीडब्ल्यू इनिशिएटिव, लेकिन जीजीडब्ल्यू इनिशिएटिव की एक्चुअल जो रहा है वो क्या रहा है बता दूं। एक्चुअल ये रहा है स्टेटस कि ओनली 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड हैज बीन रिस्टोर्ड बिटवीन 2007 टू 2019। 2007 से 2019 तक केवल 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड हैज बीन रिस्टोर्ड। अब इसका रीजन क्या था, क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल रिसोर्स, ऑब्वियस सी बात है अफ्रीका में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कमी है, इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो नाउ फाओ का ये कहना है कि ये इनिशिएटिव 2030 तक है चूंकि, तो इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है ना। 11 कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर के ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो बुर्किना फासो, यही कंट्रीज हैं आपकी सहेल वाली, बुर्किना फासो, चड, जिबूती तो नहीं बोलेंगे, एरित्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल एंड सूडान। इन कंट्रीज का नाम याद रखिएगा। So these are the things which are important. आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। तो जीडीपी ग्रू 8.4% इन Q2 बट रिकवरी अपीयर्स पैची। तो यहाँ पर बेसिकली है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी, तो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आप सबको बताना कि इंडिया की इंटरनेशनल जो इंडिया के बॉर्डर है, मतलब इंडिया की जो ये वाली बाउंड्री रहेगी ना, इसके अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन होगा वो पूरा आपका क्या कहलाएगा, जीडीपी के अंतर्गत आएगा। दैट विल बी द पार्ट ऑफ द जीडीपी, ठीक है ना। बॉर्डर्स देखा जाता है, जब जीडीपी की हम बात करते हैं तो बॉर्डर देखा जाता है। तो वो प्रोडक्शन चाहे इंडियन कंपनी कर रही हो चाहे फॉरेन कंपनी कर रही हो, लेकिन अगर इंडियन बॉर्डर के अंदर वो प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सबको काउंट किया जाएगा। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबको काउंट किया जाएगा। अब चाहे वो इंडियन कंपनी चाहे अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसमें बॉर्डर देखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे वही है कि अभी भी ग्रोथ जो वो पैची है। देखो वी रिकवरी आपको थोड़ा सा दिखेगी, है ना, कई लोग इसको के रिकवरी भी बोलते हैं, लेकिन अभी देखो यहाँ पे दिख रही होगी, दिस इज द वी शेप्ड रिकवरी, लेकिन अभी भी ये रिकवरी पूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बार बार बढ़ घट रहा है। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड एज पैची, ठीक है। ये फैक्ट तो इतना ज्यादा है नहीं याद रखने लायक कि आप उसको याद करें। सफर इसमें जरूर न्यूज में था। एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने एक सफर सिस्टम के थ्रू ये था कि जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है स्टबल बर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के PM 2.5 लेवल में, वो 14.6% है, यानी कि 14.6% कंट्रीब्यूशन है स्टबल बर्निंग का इन दिल्लीज PM 2.5 लेवल, ठीक है ना। दिस इज एज पर द डेटा ऑफ सफर। अब सफर क्या है, सफर का फुल फॉर्म है बेसिकली सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, दोनों काम करता है। एयर क्वालिटी बोलता है, वेदर फोरकास्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। एयर क्वालिटी भी बताता है, वेदर फोरकास्ट भी करता है बेसिकली। एंड इट इज अ रिसर्च प्रोग्राम टू बिल्ड एयर पोल्यूशन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन कॉन्सोनेंस विद नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सफर डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है। सफर सिस्टम किसने डेवलप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है। एंड इट इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उसको ऑपरेशनलाइज कौन करता है, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। वही आपके पॉल्यूटेंट्स जो ये मॉनिटर करता है वो PM 10 है, PM 2.5 है, PM 1 भी है। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, जिसमें NO NO2 दोनों आते हैं, SO2, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, VOCs, है ना, बेंजीन, मर्क्यूरी, ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स ये मेजर करता है, मॉनिटर करता है। इसके अलावा इसके जो पैरामीटर्स है, यूवी रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सबको मॉनिटर करके ये वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकता है, ठीक है ना। वेदर फोरकास्टिंग भी करता है ना। 72 आवर्स एडवांस वेदर फोरकास्टिंग कर सकता है, 72 आवर्स की एडवांस वेदर फोरकास्टिंग ये कर सकता है सफर सिस्टम के थ्रू। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द सफर एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आज का एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जैसे यहाँ पहला जो एडिटोरियल है, स्मॉल ग्रांट बट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल बॉडीज। तो यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि नवंबर 2021 में अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है, रिलीज ऑफ 8,453 करोड़ टू 19 स्टेट्स एज अ हेल्थ ग्रांट टू रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो यहाँ पे रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 8,453 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। तो ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये वेस्ट ना जाए तो। इफ इट इज नॉट बीइंग वेस्टेड देन इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अब ऑथर ने पहले तो कुछ चैलेंजेस बताए हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज और जो हेल्थ सर्विसेज है उनसे रिलेटेड, उनमें जो इश्यूज हैं उनको बताए हैं। सबसे पहला इशू देख लो क्या है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर वीकर देन व्हाट इट इज अवेलेबल इन द रूरल एरिया। अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर मच मोर वीकर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द रूरल एरिया। पहला चैलेंज तो ये कि अर्बन जो प्राइमरी हेल्थ की बात चल रही है ना, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात नहीं है, प्राइमरी हेल्थ की बात है कि वो अर्बन एरियाज में वीकर है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो रेगुलर आउटब्रेक्स होते रहते हैं डेंगू एंड चिकनगुनिया के, तो इन कारण से भी लोग और ज्यादा मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, लोग और ज्यादा परेशान है। इन हॉस्पिटल स्टाफ भी परेशान है, ऑब्वियस सी बात है, इनसे वहां पे काफी ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं, है ना, अचानक, क्योंकि सडन रश होता है ना, ये जब आउटब्रेक्स होते हैं तो दिस क्रिएट्स सडन रश, वो बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है ना। फिर ऐसे में टेस्टिंग फैसिलिटीज और ये सारी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब आप ये सोचो कि जब अचानक से कोविड के इतने केसेस आए थे तो जो बाकी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि बाकी बीमारियां गायब हो गई थी, बाकी बीमारियां भी थी और ये इनका आउटब्रेक चल रहा था। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो बाकी वाले क्या करें, बाकी वालों को तवज्जो कम मिलने लगी, उनकी टेस्टिंग हो गई बंद, कोविड वालों की टेस्टिंग चलने लगी केवल और केवल। तो यहाँ पे इशू कई बार ऐसा था कि जब सडन रश आता है किसी बीमारी का, तो जैसे बैंकरन टाइप की सिचुएशन नहीं आती है, वैसा हो जाता है कि सब लोग अपना टेस्ट कराने पहुंच जाते हैं। जैसे सब बैंकरन में सब अपना पैसा निकालने पहुंच जाते हैं, वैसे ही इस तरीके से ये हेल्थ रन हो जाता है एक तरीके से, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने जैसा था कि लो प्रियोरिटी दी जाती है, जो दूसरी बीमारियां रहती है उनमें लो प्रियोरिटी दी जाती है। एंड इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि जो इतनी सारी एजेंसीज हैं इंडिया में, अगर आप देखें, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट हो, चाहे वो इंटेलिजेंस सेगमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी सेगमेंट हो, देयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज सेम काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सीवीसी जो है वही काम कर रही है जो सीबीआई कर रही है, वही काम कर रही है जो ईडी कर रही है, वही काम कर रही है जो एसएफआईओ कर रही है, वही काम कर रही है जो एफएटीएफ कर रही है। तो कुल मिलाकर के आप सारी बॉडीज का देखो तो देयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ एजेंसीज डूइंग द सेम सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, है ना। एफएटीएफ तो चलो फॉरेन बॉडीज को हटा देना, लेकिन बाकी जो एजेंसीज थी, जो एसएफआईओ हो गया, चाहे सीबीआई हो गया, चाहे सीवीसी हो गया, चाहे ईडी हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं एक जैसा काम कर रहे हैं। तो ये मल्टीट्यूड ऑफ एजेंसीज तो है, बट यहां पर क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन जब तक प्रॉपर नहीं रहेगा तो सब अपना अपना छोटा, जैसे एक बार ये पूछा, 4 अलग अलग लोग खड़े थे, जिसमें से एक ब्लाइंड था, एक डेफ था, नहीं डेफ नहीं था, एक ब्लाइंड था, एक नहीं, हाँ ठीक है, चलो जो भी था, 4 लोग थे। अब ये समझ लो एक हाथी को टच करते हैं, वो वाली कहानी आपने सुनी होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। किसी ने चारों ब्लाइंड ही थे मेरे हिसाब से, उसमें चारों ब्लाइंड थे और उसमें चारों लोग खड़े हो गए। तो एक ने हाथी की सूंड पकड़ी, एक ने हाथी का पूंछ पकड़ी, एक ने हाथी का ट्रंक पकड़ा, एक ने हाथी के दांत पकड़ लिए। तो अब चारों से जब पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो एक ने कहा कि हाथी पेड़ जैसा है, जिसने उसके पैर पकड़े तो उसने कहा वो तो पेड़ जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ी थी तो बोला ये तो पूंछ जैसा है हाथी। एक ने पकड़ा था केवल सूंड तो उसने कहा ये तो बड़ी मोटी सी पाइप जैसा है। तो वही है कि सबके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज है ऐसे में, और सारी एजेंसीज के पास ऐसा थोड़ा थोड़ा नॉलेज है सबके बारे में, और ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अगर ये कोऑर्डिनेट कर लें तो पूरा हाथी बना लेंगे, लेकिन अगर जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ये पूरा हाथी कभी कंप्लीट नहीं होगा और सबको तो हाथी का एक छोटा सा पार्ट ही मिलकर रह जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी होता है, क्यों आपको एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी जरूरी है ना। क्योंकि हर बॉडी एक तरीके से देखा जाए ना तो उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन अलग अलग बॉडीज के पास अलग अलग नॉलेज है। अगर आप वो सारा नॉलेज जोड़ दे तो एक कंप्लीट टोटल नॉलेज तो बनेगा ना।
अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ एसेंशियल स्टेप्स सुझाए हुए हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऑथर ने कहा जो ग्रांट है दैट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेंसिटाइज द की स्टेक होल्डर्स इन लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिलर्स एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिलीवरी ऑफ प्राइमरी केयर एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो यहां पे ऑथर ने कहा सबसे पहले तो इसमें से कुछ जो फंड है ग्रांट का वो यूज करना चाहिए सेंसिटाइज करने के लिए जो लोग हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो काउंसिलर्स हैं एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ये बताओ कि भैया आपका क्या रोल है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज में और उनकी सर्विस डिलीवरी में। सेकेंड है अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल बॉडीज। सिटीजन्स को भी अवेयर करो कि क्या रोल है लोकल बॉडीज का, हेल्थ केयर सर्विसेज किस तरीके से रेज करनी है ना, ये सारी चीज उनको इंपावर करो, उनको एक सिस्टम दो ताकि अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो सके। भाई सिटीजन तब तक स्ट्रांग नहीं है जब तक उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है। भाई वो किसके ऊपर उंगली उठाएगा? सिटीजन किसी पे उंगली उठाता है अगर तो आप उसकी उंगली तोड़ देते हो, है ना। तो दिक्कत यहां है कि सिटीजन उंगली किस पे उठाएगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन, है ना। सो दैट शुड नॉट हैपन। यहां पे तीसरी चीज ऑथर ने बोली है, थर्ड, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू प्ले अ ग्रेटर रोल। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को रोल प्ले करना है। पहला अवेयरनेस बढ़ाने में, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करे, लोगों को बताए कि किस तरीके से वो लोकल बॉडीज से कर सकते हैं कोऑर्डिनेट और किस तरीके से उनको एक्सेस मिलनी चाहिए। चौथा है द 15th फाइनेंस कमीशन हेल्थ ग्रांट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रिप्लेसमेंट फॉर हेल्थ स्पेंडिंग बाय द लोकल बॉडीज। अब क्या है, कई बार जो लोकल हेल्थ बॉडीज हैं वो सोचती हैं कि फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट मिल गई है वो मिलने से अब उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रांट भी यूज करो और उनके पास जो बजट है वो भी स्पेंड करो ना। रेगुलर स्पेंडिंग इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, और स्पेंडिंग होगी तभी तो ऑब्वियस सी बात है उसका मॉडर्नाइजेशन होगा, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगा, है ना। तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। फिर उन्होंने कहा फिफ्थ में मैकेनिज्म फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द मल्टीपल एजेंसीज। जो प्रॉब्लम थी उसी का सोल्यूशन बता दिया कि जो कोऑर्डिनेशन में कमी है उसको बढ़ाने की जरूरत है ना। तो आपको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करो ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके, रेगुलर मीटिंग्स करो एक दूसरे के साथ। सिक्स्थ इन्होंने कहा है लोकल बॉडीज रिमेन हेल्थ ग्रीन फील्ड एरियाज। द यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स इन चार्ज ऑफ सच रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज एंड द मोटिवेटेड काउंसिलर्स एंड पंचायती इंस्टीट्यूशन मेंबर्स नीड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनोवेटिव हेल्थ मॉडल। ये फालतू की बात भी बहुत किया ऑथर ने यहाँ पे कि इनोवेटिव हेल्थ मॉडल्स बनाओ। देखो क्या होता है ना, ये बहुत ही वेग सोल्यूशन है। मैं आपको बोलूं कि यार आपको यूपीएससी निकालना है ना तो बहुत मेहनत करो। अब ये इतना वेग स्टेटमेंट है, बहुत मेहनत करोगे का मतलब क्या होता है? आप मुझसे बोलेंगे नहीं क्या बेवकूफ आदमी यार, क्या बहुत मेहनत करो। एग्जैक्टली बताओ कि क्या करना है, एग्जैक्टली बताओ कि क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए। अब सिर्फ आप अगर कोई व्यक्ति आपको इतना बता के छोड़ दे कि बहुत मेहनत करो तो वो क्या बेवकूफी है। जैसे इन्होंने बेवकूफी की है, इनका इनोवेटिव हेल्थ मॉडल बना लो। अरे क्या इनोवेटिव हेल्थ मॉडल बना लो? बोलने से बन जाएगा क्या मॉडल? आप उसकी एक रूपरेखा बना के दो, आप उसका एक स्ट्रक्चर बना करके दो, आप बताओ कि किस तरीके से चीजें होंगी। तो दैट इज द सोल्यूशन। बट ये ठीक है, कॉपी भरने के लिए जरूर आप लिख सकते हैं कि इनोवेटिव हेल्थ मॉडल डेवलप करना, बट कई बार यूपीएससी इनको बहुत वेग भी मानता है ना। पढ़ने वाले को जो समझ नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहा है तो वो कई बार आपको नंबर नहीं भी देगा। तो बहुत ही क्लियर कट प्रपोजल्स आपको लिखने पड़ेंगे कई चीजों में, ये भी देखना पड़ेगा ना। अब जैसे इनके चार तो ऐसे ही हवाई सजेशंस दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट सजेशन है कि कम्युनिटी क्लिनिक्स खोलो रूरल अर्बन एरिया। तो ये एक सोल्यूशन, जैसे अच्छा सोल्यूशन है कि कम्युनिटी क्लिनिक्स खोलो, मोहल्ला क्लिनिक्स के तर्ज पे, जैसा नहीं वो खोला है दिल्ली गवर्नमेंट ने, वैसे कम्युनिटी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक इस तरीके से आप खोल सकते हैं। तो दैट इज अनदर थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी हैज नॉट श्रंक। अब यहां पे ऑथर ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। और उनका क्लेम ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका शेयर अब केवल 15 से 20% बचा है एज कंपेयर टू 52.4%। तो यहां पे ऑथर अब क्या है, एसबीआई रिसर्च पेपर की हंसी उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2018 में ये कह रहे थे कि एसबीआई का कहना है कि 52.4% इनफॉर्मल इकोनॉमी का शेयर था, और वो शेयर घट करके अभी जस्ट 3 साल में, है ना, जबकि आपका कोविड
का ईयर है, ये सब मिला करके आप 15 से 20% ही बचा है। तो ऑथर ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा गलत रिपोर्ट है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग रिपोर्ट ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब क्यों ऑथर ने ऐसा कहा? ऑथर ने कहा कि अगर ऐसा हो गया ना तो इंडिया को एक मिरेकल इकोनॉमी घोषित कर देना। ऑथर ने यहां तक कह दिया है कि अगर ऐसा हो गया तो इंडिया को एक मिरेकल इकोनॉमी घोषित कर देना। क्यों ऑथर ने ऐसा कहा, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। क्योंकि SBI ने जो डेफिनेशन ली है फॉर्मेलिटी की, मतलब कि फॉर्मल इकोनॉमी की डेफिनेशन बहुत ही मिसलीडिंग ले ली। उन्होंने एक्चुअली डिजिटाइजेशन को, रजिस्ट्रेशन इन GST को, कैशलेस पेमेंट्स को फॉर्मलाइजेशन मान लिया है। SBI ने गलती कहाँ कर दी कि डिजिटल इकोनॉमी को, डिजिटलाइजेशन को या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST एंड कैशलेस पेमेंट्स को ही फॉर्मेलिटी मान लिया है। बट एक्चुअल में दैट इज नॉट फॉर्मेलिटी। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब है कि आपको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, आपको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल रही हैं, आपको PF GF की फैसिलिटी मिल रही है, आपको सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो मिल रहा है। तो फॉर्मलाइजेशन का मतलब वहां होता है, एक चीज नहीं होती है केवल और केवल डिजिटल पेमेंट करने से फॉर्मल इकोनॉमी नहीं होती, वो डिजिटल इकोनॉमी होती है, ठीक है ना। तो वही चीज ऑथर ने कही है कि यहाँ पर बेसिकली जो पैरामीटर्स ले लिए SBI रिसर्च ने वो बहुत ही गलत पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है ना। और ऑथर ने कहा कि न केवल इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल तो चलो इनफॉर्मल है ही, ऑथर ने कहा कि इंडिया में तो फॉर्मल इकोनॉमी में भी अलग अलग लेवल्स हैं, कई बार फॉर्मल जॉब्स में भी अलग अलग लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सेंटर वर्सेस स्टेट की जॉब कंपेयर करा दूं तो सेंटर वर्सेस स्टेट की जॉब में सेंटर को और ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो कई जगहों पे कई बार फॉर्मल इकोनॉमी में भी इनफॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऑथर ने वही कहा कि SBI रिसर्च बहुत ज्यादा हड़बड़ी में उन्होंने निकाल दिया और केवल डिजिटल पेमेंट और GST रजिस्ट्रेशन इन सबको काउंट करने के कारण उन्होंने कर दिया है, ठीक है ना। इसको बोल दिया कि इनफॉर्मल इकोनॉमी घट रहा है, बट दैट इज नॉट द केस, ठीक है ना। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है कंट्रोलिंग द क्रिप्टोजीनी। कंट्रोलिंग द क्रिप्टोजीनी का मतलब क्या है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे ऑथर ने कहा है कि जैसे दो तरीके की कंट्रीज हैं, दो तरह की कंट्रीज कौन, एक तो चाइना हो गई, चाइना जिसने कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। दूसरी हो गई एल सल्वाडोर, जिसने कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बना दिया है। IMF का यह कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर ना बनाए क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस, ना सेंडर ना रिसीवर दोनों की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती, बहुत ज्यादा एनोनिमिटी रहती है क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस में, एंड वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, कोई इसको रेगुलेट नहीं कर सकता है, एंड ये बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव मतलब कि जैसे अगर टेस्ला ने कह दिया कि अगर क्रिप्टो करेंसी का यूज करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए तो फिर वो बेसिकली कहना चाहिए, अगर टेस्ला ने कह दिया तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, और अगर टेस्ला ने कह दिया कि नहीं करना है तो उसके प्राइस घट जाएंगे। तो इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव, इतनी ज्यादा स्पेकुलेटिव जो जहां पे चीजें हैं वहां पे ये ऑथर का ये कहना है कि बेसिकली ऐसी करेंसीज को ना ही किया जाए, एंड इनको कंट्रोल, द जीनी शुड बी पुट बैक इनटू द बॉटल। जहां से निकाली गई थी, द जीनी शुड बी पुट बैक इनटू द बॉटल। इंडिया भी अभी अपना बिल ले आने वाला है। ऑथर ने ये भी एक चीज कही है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनका मिसयूज हो सकता है बाय टेररिस्ट, बाय हवाला एजेंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि ऑथर ने बताई हैं कि क्या क्या चीजें, व्हाट थिंग्स कैन गो रॉन्ग, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें 6 लाख इंडियंस ने दे रिनाउंस्ड देयर सिटीजनशिप फ्रॉम 2016 टू 2020। 2016 से 2020 तक में लगभग 6 लाख इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया है ना। आपको पता होना चाहिए ना कि सिटीजनशिप 3 तरीके से जा सकती है, R, T और D। पहला है रिनंसिएशन, रिनाउंस कर देना। दूसरा टर्मिनेशन, मतलब कि दूसरे कंट्री की आपने सिटीजनशिप ली, वैसे ही आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई। और तीसरी है डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। क्या क्या होती है, पहला होता है रिनंसिएशन, मतलब आपने खुद छोड़ दी इंडिया की सिटीजनशिप और दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली। दूसरा टर्मिनेशन, मतलब दूसरे की लेते ही आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो गई। फिर तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये RTD याद रखेगा, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। इंडिया हैज रैंक नंबर 1 इन एक्सोडस इन द वर्ल्ड। एक्सोडस की अगर हम बात करें, बाहर जाने वाले इमिग्रेंट्स की, इमिग्रेंट्स नहीं, इनको तो एमिग्रेंट्स बोलते हैं, है ना, एमिग्रेशन बोलते हैं। तो एमिग्रेंट्स की बात करें तो सबसे अधिक इंडिया में एक्सोडस हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
कैग फ्लैग्स डिलेज इन द आर्मीज ऑफ लोडिंग मॉडल। अब यहां पे मैं आपको एक मॉडल बताऊंगा। एक्चुअली ये मॉडल है गोको मॉडल, है ना। गोको मॉडल, GOCO मॉडल इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल। गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल बोलते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल। ये रिकमेंडेशन में आया था DB शेकातकर कमेटी के। तो DB शेकातकर कमेटी ने दिया था कि अगर आपको कॉम्बैट कैपेबिलिटी और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर उसको बैलेंस करना है, तो कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए DB शेकातकर कमेटी बनी थी। तो DB शेकातकर कमेटी ने कॉम्बैट कैपेबिलिटी और डिफेंस एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के रिगार्डिंग जो कमेटी थी उसमें गोको मॉडल बताया था, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल। गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड, इसमें उन्होंने कहा कि जो गोको मॉडल रहेगा, जो असेट रहेंगे, they will be owned by the government, owned by government and is operated by the private industries. Owned by the government but operated by the private industries. The private players are given full autonomy in implementing the vision set by the government using their best practices. तो यहाँ पे जो प्राइवेट बॉडीज रहेंगी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगी और गवर्नमेंट के विजन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगी, ठीक है ना। और ये काफ़ी एफिशिएंट मॉडल भी है एंड कॉम्पिटिटिवनेस को भी बूस्ट करता है अमंग द प्राइवेट एंटिटीज के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि ऑब्वियस बात है उनको गवर्नमेंट के खर्चे पे काम करना है, तो काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिवनेस के साथ काम करते हैं। तो गोको मॉडल भी हो गया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। मेसी को बैलन डोर मिला है तो आपको पता ही हो गया होगा। द ईरान US डेडलॉक ओवर द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ईरान और US का भी डेडलॉक चल रहा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर के। मैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर इसके बारे में बता दूं कि जो यूरेनियम 235 है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होता है ना। अब उसके फिसाइल आइसोटोप्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बता दूं कि अगर यूरेनियम को 20% एनरिच कर दिया, 20% एनरिच कर दिया तो ये रिसर्च रिएक्टर्स में यूज़ होता है। और अगर 90% से ज़्यादा एनरिच कर दिया, इफ 90% से ज़्यादा एनरिचमेंट हो गया तो फिर ये बॉम्ब्स में यूज़ होता है। याद रखिएगा, बॉम्ब्स में यूज़ होने के लिए जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का वो कितना, उसको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं। हाईली एनरिच्ड मतलब कि 90% से ज़्यादा उसको एनरिच करना पड़ता है। जब 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, है ना। कई बार JCPOA भी पूछ लेता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। तो जब ये डील आई थी तो उसमें इनको कहा गया था कि आपको अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है उसको 98% घटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिड्यूस कट द स्टॉक पाइल बाय 98%, मतलब कि आपको बाय 98% टू 300 kgs पे लाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपको लो प्योरिटी लेवल लो रखने, मतलब इनरिचमेंट केवल 3.67% का अलाउड था, 3.67% तक का ही इनरिचमेंट अलाउड था। याद रखेगा, ये ईरान के लिए कंडीशंस थी कि उनका जो स्टॉक पाइल है वो 300 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस उनका जो प्योरिटी है वो 3.67 तक ही होनी चाहिए। और इसके अलावा उनको नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस भी लिमिटेड बताया गया था कि आपको नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूज वो चीज़ होती है जिससे इसका एनरिचमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेगा ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अब ईरान के साथ प्रॉब्लम ये चल रही कि जैसे ही ये टॉक्स खत्म हुई थी, प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही मतलब ये ओवर हुई थी डील इसके डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे, तो यहाँ पे ईरान ने एनरिचमेंट बढ़ा दिया, एनरिचमेंट प्लस वहाँ पे ईरान में इब्राहिम राइसी आ गए जो कि हार्डलाइनर है, हार्डकोर है, एंड इस कारण से भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो लेट्स सी क्या फ्यूचर क्या होल्ड करता है ईरान के लिए और किस तरीके से अभी इनकी जॉइंट डील होती है, बट दैट्स अ बिग क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑन द बैक बर्नर, ये जो आर्टिकल है ये रिगार्डिंग है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में जो डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, वही चीज़ आई है कि उसका लेवल घटा है। और ऑथर ने तो यहाँ तक कह दिया कि लास्ट जो बिल जो कि रिफर किया गया था किसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 2015 में किया गया था, दैट वाज रिफर्ड इन 2015। पहले क्या होता था, पहले बिल्स को रिफर किया जाता था, चाहे वो कैबिनेट कमेटी हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हो, है ना, सेलेक्ट कमिटीज़ बनाई जाती थी जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती थी। एंड इन सब चीज़ों का यूज़ करके ऑब्वियस सी बात है बिल को और ज़्यादा एनरिच किया जाता था। बट अगर आप लास्ट बिल देखें जो कि रेफर किया गया हो टू एनी, देखो यहाँ पे लिखा है
The last bill referred to the Joint Parliamentary Committee was Right to Fair Compensation and Transparency Act in Land Acquisition Rehabilitation Bill 2015। तो ये चीज़ 2015 में लास्ट जो था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर करने वाला बिल था, वो 2015 में गया था। तो ये चीज़ दिखाती है कि कितना ज़्यादा अब जो डिबेट डिस्कशन है और जो कमिटीज़ हैं अपना किस तरह से औचित्य जो है वो होती जा रही हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।